नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पास हिंदी व्याकरण से आज का जो हमने यहाँ पास टॉपिक कलेक्ट किया है, सर्वनाम के बेस पे हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा। ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो कवर कर रहे हैं, आप सभी के परिवार को एक बार मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आप सभी के परिवार को एक बार जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यहाँ पर जो सेशन रहेगा सर्वनाम की बेस पे रहेगा। क्लास आप सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्ष ऑनलाइन क्लास जान लेते हैं यहाँ पास हम कि सर्वनाम होता क्या है और इसके भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। ध्यान देंगे सभी। यहाँ से जब भी हमसे पूछा जाता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो हमको बताना है कि सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है। यहाँ पास सब का नाम होता है। क्या बताएंगे यहाँ पास? सब का नाम होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमसे पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पास? जब भी पूछा जाएगी इसकी परिभाषा, तो परिभाषा के बारे में हमको ध्यान में रखना है यहाँ पास कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग में लाया जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं, तू और तुम, ये सभी क्या है, सर्वनाम की भांति उपयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक। इसके अतिरिक्त आपको बहुत सारे इसमें शब्द मिलेंगे। ठीक है। तो बारी बारी से हर एक पॉइंट को हम यहाँ पास डीपली स्टडी करेंगे आप सभी के साथ में। ठीक है। तो मैंने आपको परिभाषा के रूप में क्या बताया है कि जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पास सर्वनाम के भेद के रूप में हमसे ये भी क्वेश्चन कई बार बना के पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो उन सभी भेद को यहाँ पास स्टडी करेंगे ध्यान से। हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल कॉपी में मेंशन जरूर करते चले जाएंगे। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में और यहाँ पास बताना चाहूँगा। मान के चलिए मैं एक शब्द यहाँ पास यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा शब्द? कि मोहन बाजार गया है। अब वहाँ पास मोहन क्या है, तो हम सभी को पता है कि मोहन जो है वहाँ पास एक संज्ञा की भांति काम कर रहा है। संज्ञा जिसको हम दूसरे शब्दों में नाम भी कहते हैं। ठीक है ना। तो मोहन वहाँ पास संज्ञा है और उस मोहन को हटा के मैंने वहाँ पास कुछ और शब्द डाल दिया। वहाँ पास मैंने ये भी डाल दिया कि मान के चलिए थोड़ी देर के लिए मैंने वहाँ पास एक शब्द लिख दिया है वह करके। क्या लिख दिया वहाँ पास? ये वह लिख दिया। या फिर यहाँ पास मैंने ये डाल दिया, मैं डाल दिया, या फिर ये तुम डाल दिया। ठीक है। तो ये सभी शब्द क्या है वहाँ पास जो है एक सर्वनाम की भांति कार्य करेंगे। तो ऑफकोर्स जो है आपको बिल्कुल ये सर्वनाम होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके भेद कौन से होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ से प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के टोटल जो है 6 भेद होते हैं। ठीक। आप सभी इसके बारे में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम। ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ से इसमें जो है आपको 6 वाचक का नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और एक होता है यहाँ पर संबंधवाचक। तो 6 वाचक बिल्कुल जो है सर्वनाम के बेस पे हमसे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। तो हमको बिल्कुल वहाँ पास अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें रख लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पास पहला पॉइंट हमारा ये बनेगा कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो ज़रूरी ये है कि इसकी जो परिभाषा यहाँ पास होनी चाहिए उसको हम थोड़ा सा यहाँ पास समझ लें। तो ध्यान देंगे यहाँ से आप सभी। हम बता सकते हैं कि वक्ता और श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले जो सर्वनाम उपयोग में लाए जाते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास। तो भाई यही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बताया है कि वक्ता और श्रोता की, ठीक है ना, वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले जो भी सर्वनाम उपयोग में लाए जाते हैं वही हमारा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको बताना है यहाँ पास। ठीक। वक्ता का मतलब जो कहता है, श्रोता का मतलब जो सुनता है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि भाई पुरुषवाचक के भी कुछ अपने भेद होते हैं, तो उस भेद को भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहला भेद होता है यहाँ पास उत्तम पुरुष, सेकंड में आता है हमारे यहाँ पास मध्यम पुरुष और उसके बाद आता है अन्य पुरुष। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसके पहले भेद के बारे में जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे इसकी कुछ परिभाषा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो परिभाषा के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उपयोग में लाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पास। तो भाई उत्तम पुरुष हमको यहाँ पास बताना है। ठीक है ना। उदाहरण के रूप में मैं, हम, मुझे या फिर हमारा, ये ऐसे शब्द हैं जो कि उत्तम पुरुष के वाक्य को इंगित करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खाना खा रहा हूँ या फिर मेरा भारत महान। तो इन दोनों शब्दों में से मैं और यहाँ पास है मेरा, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों शब्द मैंने आपको अभी जस्ट बताया था एग्जाम्पल में, उदाहरण के रूप में मैं, हम, मुझे या फिर हमारा, जहाँ भी दिखे ये जहाँ पे ये वाक्य को बनाए तो हमको समझ जाना चाहिए कि भाई उत्तम पुरुष को ये बता रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब रहेगा हमारा यहाँ पास सेकंड पॉइंट जिसको हमने
मध्यम पुरुष के रूप में जाना है यहाँ पास। चलिए यहाँ से बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट्स हमारा रहेगा मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष को जानने से पहले इसकी जो है परिभाषा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये जान लेते हैं यहाँ से। तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए जो भी शब्द प्रयुक्त होता है उसी को हम क्या कहेंगे, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया, एक बार और बताना चाहूँगा आप सभी को कि वक्ता या फिर लेखक जिससे अपनी बात कहता है तो जो शब्द वहाँ पास प्रयोग में लाया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है ना, उदाहरण के रूप में जैसे कि तुम हो गया, आप हो गया, तुम्हारा हो गया या फिर आपका हो गया, ये सभी शब्द जो हैं दूसरे के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, अपने लिए नहीं, किसके लिए, दूसरे के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो हमको यहाँ पास बता सकते हैं कि भाई ये जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाला एक सर्वनाम की भांति कार्य करेगा। ठीक है ना, उदाहरण के रूप में समझेंगे यहाँ से, आप यहाँ आए या फिर तुम कौन हो, तो यहाँ पास देखिए ये हो गया हमारा आप, ये हो गया हमारा तुम, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है मध्यम पुरुष को ये रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझना जरूरी है। अब यहाँ पास बात कर लेते हैं अगला, यहाँ पास जो रहेगा थर्ड पॉइंट्स, जिसको हमने बताया था कि अन्य पुरुष कहते हैं ऐसा करके। ठीक है ना, तो परिभाषा के रूप में हमको बताना है यहाँ पास कि वक्ता या लेखक या फिर श्रोता या फिर पाठक, श्रोता या फिर पाठक जिसके विषय में अपनी बात कहता है उसी हम अन्य पुरुष कहेंगे। ठीक है ना, जिसके विषय में, मतलब दो व्यक्ति हैं और दोनों मिलकर किसी दूसरे के विषय में बात कर रहे हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, तो उदाहरण के रूप में यह इंद्रावती भवन है, यह वे लड़कियां हैं, तो यहाँ पास एक शब्द मिला है या दूसरा शब्द यहाँ पास मिला है वे, तो हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पास जो है अन्य पुरुष की बात हो रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, कॉपी में बिल्कुल आपकी मेंशन होनी चाहिए ये सभी पॉइंट जो कि मैंने आपको यहाँ पास बताया है। अब यहाँ पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास रहेगा जिसको हमने निजवाचक सर्वनाम के नाम से अभी जाना है। अब निज का मतलब क्या होता है, निज का अभिप्राय हमको बिल्कुल समझना जरूरी है यहाँ पास। ठीक है ना, तो निज का मतलब हमको बताना है यहाँ पास स्वयं से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास परिभाषा के रूप में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। स्वयं के लिए ना, बिल्कुल इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है कि निजवाचक सर्वनाम में वक्ता या लेखक जो है स्वयं के लिए अपना उल्लेख उसमें मिलेगा आपको। ठीक है ना, स्वयं के लिए उल्लेख मिलेगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास उदाहरण के रूप में कुछ यहाँ पास एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इसको भी थोड़ा समझ लें, समझेंगे इस नाम से ये क्या हो जाएगा हमारे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, उदाहरण मैंने यहाँ पास इस नाम से यहाँ पास इंक्लूड किया है आप सभी के लिए। जैसे कि पहला यहाँ पास उदाहरण है, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। ठीक है ना, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, मतलब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, वह स्वतः ही चला गया, तो ये भी भाई निजवाचक सर्वनाम की यहाँ पास बात हो रही है। मैं आप ही चला जाऊँगा, निजवाचक सर्वनाम की यहाँ पास बात हो रही है। आप भला तो जग भला, यहाँ पास भी निजवाचक सर्वनाम की यहाँ पास बात हो रही है। तो इन्हीं सभी वाक्यों और शब्दों को हमको यहाँ पास पहचानने के बिल्कुल उसका जो है करेक्ट आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ पॉइंट्स जो है सर्वनाम के बेस पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पास बात करते हैं अगला, यहाँ पास रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब आप बिल्कुल यहाँ पास समझ गए होंगे, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है डीप में। ठीक है ना, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा। ठीक है ना, अब उदाहरण के रूप में इसमें जो है कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिसकी वजह से हम जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ पास जहाँ पे हमको कौन देखने को मिलेगा, किसका, कहाँ, कितना, कितना, किससे, किसने, क्या, कब। ठीक, ऐसे शब्द जब भी आपको देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पास जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आप यहाँ पास, एक यहाँ पास पहला पॉइंट है कि अतिथि तुम कब आओगे, सेकंड पॉइंट से यहाँ पास कि तुम कहाँ रहते हो, थर्ड है यहाँ पास तुम क्या कर रहे हो। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पास जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो ये शब्द हमको बिल्कुल यहाँ पास ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अगला यहाँ पास हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ध्यान देंगे यहाँ से हर एक पॉइंट को। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का प्रकट होना अथवा जो प्रधान से आश्रित वाक्य का संबंध जोड़ते हैं उन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे शब्दों की पहचान के लिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ऐसे शब्द जो कि किसी से संबंध या फिर रिलेट को प्रदर्शन करते हैं, कम्युनिकेशन को प्रदर्शित करेंगे, उसको हमको बताना है कि वहाँ पास संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही है करके। तो देखेंगे यहाँ पास उदाहरण के रूप में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, तो शब्दों को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जहाँ पास हमको जो है जो सो या फिर जिसे वही या फिर जिसको उसको या फिर जैसी वैसी
ऐसे शब्द हमको देखने को मिलेंगे, हमको समझ जाना है कि वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जो सोवत है वो खोवत है, सेकंड है जैसी करनी वैसी भरनी, थर्ड है जो आया सो जाएगा, फोर्थ है यहाँ पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिफ्थ है जो करेगा सो भरेगा। तो इन्हीं सभी शब्दों को हमको यहाँ पास बिल्कुल पहचान कर लेनी है। अगला यहाँ पास बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय का मतलब आपको बिल्कुल यहाँ पास थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, निश्चय का मतलब या फिर अभिप्राय क्या होता है करके। ठीक है ना, ध्यान देंगे यहाँ से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए जो भी शब्द प्रयोग में लाया जाता है वही हमारा क्या होता है यहाँ पास निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कुछ अलग यहाँ पर इसके पॉइंट्स रहेंगे, तो उन पॉइंट्स को हमको पहचानना है। कौन कौन से पॉइंट्स, पहला पॉइंट यहाँ पर जो रहेगा समीप की वस्तु के लिए कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट रहेगा कि दूर की वस्तु के लिए कौन कौन से शब्द उपयोग में लाए जाते हैं, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पास यह, ये, इन्हें, जो कि समीप की वस्तु के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सेकंड में यहाँ पास वह, वे, उन्हें या फिर उनका, ये जो है दूर की वस्तु के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि राम यहाँ नहीं बल्कि वहाँ रहता है, वह कुत्ता है, यह मेरी कार है, वह एक अच्छा छात्र है, नौकर आया, वह बाहर खड़ा है। ठीक, तो ये सभी जो हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को बताएंगे, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से निश्चितता को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला यहाँ पास है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय का मतलब क्या होता है, जस्ट निश्चय के ये उल्टा आएगा। ठीक है ना, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब जैसे कि किसी को बुलाओ, मतलब ये क्या निश्चय है, नहीं हम बता सकते कि भाई यहाँ पर जो है अनिश्चय की बात हो रही है। कोई लौट के आया है, ये भी अनिश्चय हो जाएगा। इसमें कुछ बेवकूफ़ भी है, अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, ये भी अनिश्चय, और किसी का फोन आया है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये जितने भी यहाँ पास मैंने सर्वनाम बताए हैं आप सभी को बेहद अच्छा लगा होगा, और एक पॉइंट को आपने मेंटेन किया होगा, ऐसा उम्मीद है आप सभी से। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास आप सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन नोट्स एवं जीके जो है प्रोवाइड कराई जाती है। सब्सक्राइब यहाँ पर आप जरूर कर लेंगे। एक बार आप सभी के परिवारों को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।